Good morning, everyone. Today's topic is benign prostatic hyperplasia. Prostate gland जो मेन में होती है वो आफ्टर 50 ईयर्स 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज बड़ी हो जाती है. ठीक है, ये हर मेन में रूल ही है कि आफ्टर 50 ईयर्स जो प्रोस्टेट है वो बड़ी हो जाती है. सिम्टम्स किसी किसी को आते हैं, किसी किसी को नहीं आते हैं. ठीक है, तो जिनको सिम्टम्स आते हैं उनको कुछ दिक्कतें आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो हमको उसको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. तो BPH that is benign prostatic hyperplasia is benign enlargement of prostate gland after 50 years of age. उसका दूसरा नाम है फाइब्रोमायोएडिनोमा. ये जो ग्लैंड बड़ी हो जाती है उसके बाद उसको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. जो यूरेथ्रा होती है जो प्रोस्टेट के मिडल में से जाती है, जो हम एनाटॉमी में सीखे थे. ये ब्लैडर है. उसके बाद जो थोड़ा ऑरेंज कलर का है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और उसके बीच में से ऐसे यूरेथ्रा जा रही है, दैट इज़ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन है प्रोस्टेट के अंदर है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. तो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाने से जो बीच में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो प्रेस होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे जो हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो ये इसकी हमारी नॉर्मल एनाटॉमी है जो हम इसके पहले लेक्चर हमने सीख लिया है. तो ब्लैडर है, उसके बाद नीचे प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के अंदर से यूरेथ्रा जाती है और अंदर एक समनल वेसिकल होता है और जो खुलता है यूरेथ्रा में. ठीक है, तो BPH is increase in size of prostate, that is because of involuntary hyperplasia of glandular portion of prostate. तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें ग्लैंडुलर पोर्शन होता है और स्ट्रोमा होता है. तो जो ग्लैंडुलर पोर्शन है जिसमें ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ओनली ग्लैंड्स है, तो वो जो ग्लैंड्स है वो उनका हाइपरप्लाजिया होता है. हाइपरप्लाजिया मीन्स उसके जो सेल्स होते हैं उसके नंबर भी बढ़ते हैं और साइज़ भी बढ़ते हैं. ठीक है, दैट इज़ हाइपरप्लाजिया. रीज़न बिहाइंड दिस इज़ जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि रेशियो होता है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का. वो जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होता है. डिस्टर्ब क्यों होता है कि जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू द डिक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन इतना कम नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस जो ईस्ट्रोजन है उसकी वजह से प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट का. ठीक है, तो एज द एज एडवांसेस टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीजेस. जो हम ग्लैंड का हाइपरप्लाजिया होता है, ग्लैंड बड़ी हो जाती है, उसकी दो थियरी है, एक हार्मोनल थियरी है और एक न्यूप्लास्टिक थियरी है. ठीक है, तो दोनों थियरी में से कौन सी थियरी काम कर रही है वो अभी तक कुछ ऐसा बता नहीं सकते, लेकिन ये एक एज्यूम है कि ये दो थियरी हो सकती है ग्लैंड बड़ी होने की. तो एज द एज एडवांसेस टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीजेस बट ईस्ट्रोजन लेवल नॉट रिड्यूसेस. टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि टेस्टिस जो होता है उसकी एट्रोफी होती है धीरे धीरे, और उसमें से जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका 90% जो सिक्रेशन होता है वो टेस्टिस में से होता है, और 10% जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड में से होता है. ठीक है, तो जो मेजर सोर्स जो है टेस्टोस्टेरोन का वो टेस्टिस. एज एडवांसेस टेस्टिस की एट्रोफी होती है, और उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है. उसके कंपैरिजन में एस्ट्रोजन का लेवल इतना लो नहीं होता है, बराबर. तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस जो ग्लैंड्स होती है उसका प्रोलिफरेशन होता है प्रोस्टेट की. और एक भी एक थियरी है कि सिक्रीशन ऑफ इंटरमीडिएट पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर. ये एक फैक्टर है, ये एक ऐसा
जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर IPGF ये एक फैक्टर है जो ग्लैंड का साइज़, ग्लैंड में सेल्स का डिवीज़न करते हैं और सेल्स का साइज़ बढ़ाते हैं। तो ये सिक्रेट होता होगा, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये हो सकता है, ऐसा एज्यूम है। हमको एग्ज़ाम में दोनों थियरी लिखनी है कि हार्मोनल थियरी भी हो सकती है, नियोप्लास्टिक थियरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि कोई एक ही सच है, दोनों में से कोई भी एक थियरी सच हो सकती है। ठीक है, तो एक हार्मोनल थियरी है और एक है नियोप्लास्टिक थियरी। हार्मोनल थियरी में हमारा मेनली है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसका डिस्टर्बेंस और सिक्रीशन ऑफ इंटरमीडिएट पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर। नियोप्लास्टिक थियरी में क्या है, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एलिमेंट्स होते हैं प्रोस्टेट के, हर एलिमेंट्स जैसे ग्लैंड्स होती है, स्ट्रोमा होता है, उसमें फाइब्रस एंड मस्कुलर पोर्शन होता है, तो वो सब एलिमेंट्स जो होते हैं उनका प्रोलिफरेशन होता है। ये एक थियरी है नियोप्लास्टिक थियरी, वो ये कहती है कि हार्मोनल थियरी क्या कहती है कि सिर्फ ग्लैंडुलर पोर्शन होता है उसका प्रोलिफरेशन होता है, लेकिन नियोप्लास्टिक थियरी क्या कहती है कि ग्लैंडुलर और स्ट्रोमा, ग्लैंडुलर, फाइब्रस एंड मस्कुलर सब पोर्शन का प्रोलिफरेशन होता है और उसकी वजह से ग्लैंड बड़ी हो जाती है। ये एक नियोप्लास्टिक थियरी है, वो ये कहती है। दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है या दोनों भी सही हो सकता है। किसी एक पेशेंट में हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, किसी कोई पेशेंट में नियोप्लास्टिक थियरी की वजह से हो सकता है, लेकिन दोनों थियरी हमको पता होनी चाहिए। इसकी जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में जो हम देखेंगे उसमें ये है कि जो प्रोस्टेट की ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है उसमें मेनली जो लोब होता है मीडियन लोब एंड लेटरल लोब। जो हमने लास्ट टाइम प्रोस्टेट की एनाटॉमी सीखी थी, बराबर, इसमें देखे थे कि 2 लेटरल लोब है, ठीक है, एक पोस्टीरियर लोब है, एक मीडियन लोब है। ठीक है, तो जो मीडियन लोब है और लेटरल लोब है, बराबर, या फिर दोनों, या तो मीडियन एनलार्ज हो सकता है या फिर लेटरल लोब्स एनलार्ज हो सकते हैं या फिर मीडियन और लेटरल दोनों एनलार्ज हो सकते हैं। ठीक है, मेनली यही एनलार्ज होता है। इसमें तुमको याद ये रखना है कि जो बिनाइन, लास्ट टाइम जो मैंने तुमको बताया था कि BPH जो होता है वो मीडियन लोब में होता है ज़्यादा या फिर लेटरल लोब में कभी कभी। और जो कैंसर है, मैलिग्नेंसी, जो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, वो मैलिग्नेंसी होती है पोस्टीरियर लोब में। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स मीडियन और लेटरल लोब्स और बोथ, या फिर दोनों में से एक या फिर दोनों। जोन है एडिनोमाटस जोन, दैट इज ट्रांजिशनल जोन। जो लेटरल लोब था तुमने देखा था वो दोनों यूरेथ्रा के आसपास में था। सब म्यूकोजल ग्लैंड जो होती है वो सब एनलार्ज हो जाएगी। मीडियन लोब एनलार्ज होता है एंड दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। वो प्रोजेक्ट कैसे होते हैं वो अभी तुमको बताता हूँ मैं। एंड जो लेटरल लोब होता है वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा। लेटरल लोब कितने थे? 2 थे, बराबर, और मीडियन लोब 1 था। तो पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आएंगे, बराबर, अभी हम ये देख ले कि ये यूरेथ्रा है। जो लेटरल लोब था वो कैसे था? ऐसे था, 2 लेटरल लोब, बराबर। तो ये दोनों लेटरल लोब अगर बड़े होंगे साइज़ में दोनों तरफ से तो यूरेथ्रा ऐसे कंप्रेस होगी। ठीक है, तो ये उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स आएंगे वो सिम्टम्स आएंगे। बाकी जो लेटरल मीडियन लोब था वो जब एनलार्ज होता है तो क्या होता है? तो ये हमारा ब्लैडर और यूरेथ्रा का जंक्शन है। ठीक है,
और मान लो कि ये ऐसे यूरेथ्रा जा रही है, ठीक है। अभी जो मीडियन लोब है वो जब एनलार्ज होगा तो वो कैसा एनलार्ज होगा, जो वो प्रोजेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो कैसे करेगा, वो नॉर्मली कैसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, साइज़ इसकी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है वो उसकी साइज़ ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है। और तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे नॉर्मली जो यूरिनरी ब्लैडर होगा वो ऐसे होता है, बराबर। लेकिन ये जो मीडियन लोब अंदर ऊपर प्रोजेक्ट्स अपवर्ड यूरिनरी ब्लैडर में अपवर्ड्स की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो उसकी वॉल कैसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली यूरिन होता है ऐसे, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट हुआ है मीडियन लोब, जो पिंक कलर कंट्रोल की है वो मीडियन लोब है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट हुआ है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो थोड़ी साइड पे चली गई है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, वो रीज़न है कई सारे सिम्टम्स और साइंस का, ठीक है। पेशेंट यूरिन पास करेगा, बराबर, तो जो यहाँ पे यूरिन पड़ा है वो सब ऐसे निकल जाएगा, लेकिन जो ये वाला यूरिन है वो उस टाइम पे बाहर नहीं आएगा। बाद में क्या होगा, पेशेंट यूरिन पास करने जाएगा, उसके बाद भी कुछ यूरिन ब्लैडर के अंदर रहेगा। तो ये जो यूरिन अंदर पड़ा है दैट इज़ पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन, ठीक है, पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन, ठीक है। तो मीडियन लोब एनलार्ज होता है, उसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो साइड पे चली जाती है और साइड से जाके ऊपर जाती है, तो उसकी वजह से सब सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो दो तरह के सिम्टम्स, एक मीडियन लोब एनलार्ज होने की वजह से और दो एक लेटरल लोब एनलार्ज होने की वजह से, ठीक है। तो पैथोलॉजी में एक तो मीडियन लोब, लेटरल लोब या फिर दोनों, एडिनोमाटस जोन, सबम्यूकस ग्लैंड विल एनलार्ज, एंड मीडियन लोब जो एनलार्ज होता है वो प्रोजेक्ट्स इनटू द ब्लैडर, एंड लेटरल लोब कंप्रेसेस द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब दोनों पैथोलॉजी होने की वजह से यूरेथ्रा में क्या चेंजेस आते हैं, यूरेथ्रा जो होती है वो नैरो हो जाएगी, एलोंगेटेड हो जाएगी, उसकी जो लेंथ है, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की लेंथ होती है उससे उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ इट्स नॉर्मल लेंथ, क्योंकि कंप्रेस हो रही है जो वेरुमोंटेनम होता है उसके ऊपर तक, ठीक है। तो ये एक फिगर है, यहाँ पे जो ये पोर्शन है वो जो हमारा यूरेथ्रा का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा है वो नैरो हो जाएगी, एलोंगेटेड हो जाएगी, ठीक है, एंड उसकी लेंथ है दैट विल इंक्रीज ट्वाइस ऑफ इट्स नॉर्मल लेंथ, एंड जो भी होता है चेंजेस वो अबाउट द वेरुमोंटेनम होता है, कि जो वेरुमोंटेनम होता है उसके ऊपर से हमारा मीडियन लोब होता है, ठीक है। तो एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसकी वजह से यहाँ पे ये कंप्रेशन हुआ है यूरेथ्रा का, ठीक है। अब यूरेथ्रा में तो सिर्फ कंप्रेशन होगा, वो नैरो हो जाएगी और उसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ हो जाएगी। लेकिन और भी एक चेंजेस आता है यूरेथ्रा में कि जब मीडियन लोब एनलार्ज होता है, प्रोजेक्ट्स हो जाता है, तो क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का पोर्शन है वो थोड़ा पोर्शन ऊपर
ब्लेडर को एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। और ब्लेडर को जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है उसका जो म्यूकोजा है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। ब्लेडर का म्यूकोजा होता है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ब्लेडर का म्यूकोजा सेंसिटिव है तो जैसे ही यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन आया तुरंत ही पेशेंट को, थोड़ा सा भी अगर यूरिन आया तो पेशेंट को तुरंत अर्ज जाएगा यूरिन पास करने का, क्योंकि हमको ऐसा नहीं होता, इसलिए बिकॉज ऑफ कि जो म्यूकोजा है वो इतना सेंसिटिव नहीं है। यूरेथ्रा का सेंसिटिव है, क्यों? क्योंकि जब पेशेंट का ब्लेडर एक्सटेंड होता है, थोड़ा सा भी यूरिन अगर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जाएगा तो पेशेंट को पता चलता है कि यूरिन आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इज़ वेरी सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। और ये एक मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे हमारा एक सिम्टम आएगा उसमें ये हमको काम लगेगा। अब ब्लेडर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक तो यूरेथ्रा में चेंजेस आएंगे और ब्लेडर में चेंजेस आएंगे। इनिशियली इट टेक्स द प्रेशर बर्डन, क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है तो क्या हुआ, जैसे ये ब्लेडर है ये, ठीक है, ये हमारा प्रोस्टेट है, तो ये बड़ा हो गया, मतलब ऐसे बराबर। तो क्या हुआ, ये एक तरह का ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ही है, ठीक है। तो ये जो ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछते हैं तो तुम लोगों को सब उसकी कॉज बताना है, बराबर। और उसके बाद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, BPH और कार्सिनोमा प्रोस्टेट दोनों के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। अभी मोस्टली 16 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर वो पूछा जाता है 16 मार्क्स का तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब BOO, ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लेडर में यूरिन भरा पड़ा है वो बाहर ऐसे नहीं आ पाएगा, तो उसकी वजह से इसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे। इनिशियली इट टेक्स द प्रेशर बर्डन बट लेटर ऑन ब्लड फ्लो विल इंक्रीज टू द ब्लेडर एंड वेन्स एट द बेस ऑफ ब्लेडर गॉट डायलेटेड। जो जहाँ पे ब्लड का डिमांड ज़्यादा होता है वहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बनती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, तो एनलार्जमेंट होगा, तो उसके बाद उसमें प्रेशर बढ़ेगा और उसमें ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, और वेन्स जो होती है बेस ऑफ द ब्लेडर दो डायलेटेड हो जाएगी। वेन्स डायलेटेड हुई, कोई भी, अब फिर से वही जो फंडामेंटल है वो कि कोई बलून होता है, ट्यूब होती है रबर की, वो जब एक्सपांड होती है तो उसकी जो वॉल है वो धीरे धीरे थिक होती है। सेम थिंग यहाँ पे वेन होगी, वो डायलेटेड होगी तो वो धीरे धीरे थिन होगी, तो वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो मसल्स जो होते हैं ब्लेडर वॉल के, उसमें बनेंगे ट्राबेक्युलेशंस, सैक्युलेशंस एंड देन डाइवर्टिकुला। ट्राबेक्युलेशंस, सैक्युलेशंस एंड डाइवर्टिकुला क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। ये देखो, ये चेंजेस आए हैं, ये डाइवर्टिकुला बन गए हैं, ठीक है। तो डाइवर्टिकुला बनता है तो जब वो छोटी साइज़ का होता है वो सैक्युलेशंस कहलाता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ये सब होता है ट्राबेक्युलेशंस इन द ब्लेडर वॉल। जो मसल्स होते हैं वो पूरे ऐसे बड़े हो जाते हैं और उसके फाइबर्स जो है वो भी बड़े हो जाएंगे, और कॉन्स्टेंटली वो रहता है, जो एक्सपांड होता है ब्लेडर का वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड रहता है। उसकी वजह से जो ब्लेडर की वॉल के जो मसल्स होते हैं वो ऐसे बड़े हो जाएंगे, उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, तो वो उसको कहते हैं ट्राबेक्युलेशंस, ठीक है। तो ये ट्राबेक्युलेशंस, ये सैक्युलेशंस और ये डाइवर्टिकुला, इसमें स्टोन बन गए, देखो स्टोरेज की वजह से, ठीक है। तो ट्राबेक्युलेशंस ये
और जब छोटे होंगे तो वो सर्कुलेशन होंगे, बड़े होके डायवर्टिकुला बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फ़ोटो है। इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे, हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर वॉल कॉन्स्टेंटली एक्सपांड रहेगा, उसकी वजह से ट्राइगोन होगा वो उसका भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ डायवर्टिकुलाई, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच जो मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके बताया था कि जहाँ पे रेसिडुअल यूरिन स्टोर होता है वो होगा पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच, रेसिडुअल यूरिन एंड वेसिकल पाइल्स। वेसिकल पाइल्स मीन्स वही जो एनलार्ज हो गए ब्लड वेसल्स, वो ऐसे वेन्स जो होगी वो डायलेटेड होके जैसे हेमरोइड होता है उसकी जैसा दिख जाएगा, तो ये वो होता है वेसिकल पाइल्स। ठीक है, तो इतने चेंजेस आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर वॉल, हाइपरट्रॉफी ऑफ ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या है तुमको पता है, पर दोनों तरफ की यूरेटर जॉइन होगा और नीचे ब्लैडर नेक जॉइन होगा, बीच का ट्रायंगुलर एरिया होता है वो ट्राइगोन होता है। फॉर्मेशन ऑफ डायवर्टिकुला, देन सेक्युलेशंस, ट्राबिकुलेशंस, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच, रेसिडुअल यूरिन एंड वेसिकल पाइल्स। ठीक है, तो ये एक फ़ोटो है, ये देखो यहाँ पे, ये दोनों फ़ोटो को तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोस्टेट ऐसे होता है, ये ब्लैडर में ऐसे यूरिन बनेगा और आराम से चला जाएगा ऐसे। ठीक है, जब प्रोस्टेट बड़ा होता है तो क्या दिक्कत आती है, अब ये जो प्रोस्टेट बड़ा हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ का यूरेथ्रा है वो थोड़ा ऊपर चला गया है और यहाँ का जो ये ब्लैडर है वो थोड़ा ऐसे नीचे आ गया है, ये देखो। तो ये होता है पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच और यहाँ पे बनता है रेसिडुअल, वहाँ पे स्टोर होता है रेसिडुअल यूरिन। ठीक है, तो ये जो एनलार्ज हुआ है, ये मीडियन लोब एनलार्ज हुआ है, उसकी वजह से ये पूरा जो म्यूकोसा ब्लैडर की वॉल है वो पीछे चली गई है और वहाँ पे यूरिन पास करने के बाद भी वहाँ पे थोड़ा पड़ा रहता है और उसके बाद वापस वो यूरिन पास करने आना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है, तो ये है ये ट्राबिकुलेशंस, ये सेक्युलेशंस और ये डायवर्टिकुला। ये भी एक फ़ोटो है, समझ में आ जाएगा। ट्राबिकुलेशंस, सेक्युलेशंस एंड डायवर्टिकुला होगा, उसमें यूरिन जाएगा तो उसमें वो यूरिन अंदर से वहाँ से जल्दी से एम्प्टी नहीं होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टोरेज की वजह से स्टोन बन जाएगा। हम गॉल ब्लैडर में भी सीखे हैं और किडनी में भी सीखे हैं कि जहाँ पे भी स्टोर होगा वाटर या कुछ भी ऐसा लिक्विड, वहाँ पे स्टोन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली हमारे चेंजेस थे यूरेथ्रा और ब्लैडर में। दूसरे चेंजेस क्या आएंगे कि एनलार्ज प्रोस्टेटिक कंप्रेशन, एनलार्ज प्रोस्टेट कंप्रेसेस द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस लीड टू द कंजेशन एंड हिमेचूरिया। प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस होगा वो कंप्रेस होगा, उसमें कंजेशन होगा और उसकी वजह से एडिमा होगा और वहाँ से ब्लीडिंग होगा और हिमेचूरिया होगा। हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, जब हम हाइड्रोनेफ्रोसिस पढ़े थे तब बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉज में आया था बिलियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे, ऐसा यूरेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यूरिन जा नहीं रहा है तो क्या होगा, बैक प्रेशर आएगा और बैक प्रेशर की वजह से हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। यहाँ का जो इन्फेक्शन है स्टोरेज की वजह से इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन ऊपर जाएगा, किडनी में पायलोनेफ्राइटिस करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, एसेंडिंग इन्फेक्शन लीड टू पायलोनेफ्राइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी लीड टू रीनल फेलियर। दोनों तरह से अगर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन रहा तो पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा और उसके बाद पेशेंट रीनल फेलियर में भी जा सकता है। ठीक है, ये हमारी पैथोलॉजी है, इतना चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द एनलार्ज प्रोस्टेट। ठीक है, मेन है हमारा यूरेथ्रा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद ऊपर जाएंगे यूरेटर, किडनी, इन्फेक्शन एंड रीनल फेलियर। ठीक है, हिमेचूरिया क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑन द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस
कंजेशन होगा, एडिमा होगा तो जो वेन है वहाँ की वॉल पतली हो जाएगी, यूरिन पास होगा तो उसके साथ उसका फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होगा और हीमेचूरिया होगा पेशेंट को। ठीक है, अब जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो मेनली आएंगे LUTS, दैट इज़ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। ठीक है, जो लट्स है LUTS, उसमें मेनली हमारे दो तरह के सिम्टम्स आएंगे, दैट इज़ सिम्टम ऑफ स्टोरेज एंड सिम्टम्स ऑफ वॉइडिंग। सिम्टम ऑफ स्टोरेज क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है, अंदर ऊपर प्रोजेक्ट हुआ है, और एक मिनट ये फिगर देख लो कि यहाँ पे जो बनता है रेसिडुअल यूरिन और यहाँ पे कंप्रेशन है, बाहर आउटफ्लो बंद है, आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे यूरिन स्टोर होता रहेगा। तो ये स्टोर होगा, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे स्टोरेज सिम्टम्स। ये हमारी यूरेथ्रा है, उसको कंप्रेशन हुआ है, तो उसकी वजह से पेशेंट को वॉइडिंग करने में दिक्कत आएगी, तो ये आएगा वॉइडिंग सिम्टम्स में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों सिम्टम्स में। पहले हम देखते हैं स्टोरेज सिम्टम्स। स्टोरेज सिम्टम्स एंड वॉइडिंग सिम्टम्स दोनों आते हैं अंडर LUTS, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, पेशेंट को यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर यूरिन पास करना चाहेगा। ठीक है, ये क्यों होता है? जो मैंने बताया था कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वो थोड़ा ऊपर चली गई है। फिर से तुम ये फ़ोटो देख लो, ये देखो, ये हमारी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। ये जब एनलार्ज होगा ग्लैंड तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा थोड़ी ऐसे प्रोस्टेट के साथ ऊपर चली जाएगी, ऐसे ये वाला पोर्शन। तो ये वाली जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी और वो ब्लेडर की जो वॉल बनती है, ब्लेडर की पूरी अंदर कैविटी बनती है, उसमें एक्सपोज हो जाएगी। तो ब्लेडर कैविटी में एक्सपोज हो जाएगा हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बहुत ही सेंसिटिव होता है, पहले बताया मैंने, तो उसकी वजह से पेशेंट को यूरिन पास करने की, जैसे ही यूरिन बनेगा पेशेंट को लगेगा कि मुझे यूरिन पास करने जाना है। ठीक है, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ती है बिकॉज ऑफ द इरिटेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा दैट एडवांस इन द यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, अर्जेंसी एंड अर्ज इनकंटिनेंस, ये भी बिकॉज ऑफ दैट इज़ द एक्सपोज्ड म्यूकोजा ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। पेशेंट को बहुत ही जल्दी अर्ज आ जाएगा। ठीक है, पेशेंट को लगेगा कि मुझे अभी यूरिन पास करना है। अर्ज इनकंटिनेंस, जो पेशेंट पास करने जाएगा तो जब तक जाएगा तब तक में भी हो भी सकता है कि यूरिन थोड़ा बहुत बाहर आ भी जाए, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, नॉक्चूरिया एंड नॉक्चुरल इनकंटिनेंस। नॉक्चूरिया दैट इज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन द नाइट। पेशेंट रात को सो जाएगा, बराबर, बाद में मान लो यूरिन पास करके ही सोया, लेकिन बाद में वापस थोड़ी देर में मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रात में। ठीक है, दैट इज़ नॉक्चूरिया एंड नॉक्चूरिया इनकंटिनेंस। क्योंकि जैसे ही रात को थोड़ा सा ही उसको यूरिन बनेगा तो तुरंत ही वो पेशेंट को लगेगा कि मुझे यूरिन पास करने जाना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम रात को सोते हैं तो हार्डली वन टाइम कोई ऐसा होता है कि रात को यूरिन पास करने उठना पड़े, लेकिन प्रोस्टेट के पेशेंट में ये फ्रीक्वेंसी रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी सेम उसकी जैसे नॉक्चुरल इनकंटिनेंस पेशेंट को भी नींद में, जैसे छोटे बच्चों में होता है कि पेशेंट जब छोटा बच्चा होता है वो उसका रिफ्लेक्स इतने डेवलप नहीं होते, तो उसकी वजह से वो जो सोया होता है वो सोते टाइम ही उसका यूरिन पास हो जाता है, दैट इज़ नॉक्चुरल इनकंटिनेंस। तो सेम थिंग होती है
एडल्ट में बिकॉज ऑफ द BPH, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर होगा वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्जेंट इनकंटिनेंस, नॉक्चूरिया एंड नॉक्चूरियल इनकंटिनेंस। ठीक है, तो ये 5 है स्टोरेज के सिम्टम्स, जो स्टोरेज भरा पड़ा है ब्लैडर में तो उसका सिम्टम्स है। बाद में एक रीज़न ये भी है कि जो ट्राइकोन है उसका भी इरिटेशन होता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को यूरिन पास करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वॉइडिंग सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स उनको याद रखने हैं कि स्टोरेज कौन से है और वॉइडिंग कौन से है। हेजिटेंसी, ठीक है, पेशेंट को यूरिन पास करने में हेजिटेंसी होगी, पेशेंट यूरिन पास करने जाएगा लेकिन ठीक से होगा नहीं, क्योंकि जो हमारी यूरेथ्रा है वो कंप्रेस्ड है। पुअर यूरिनरी फ्लो नॉट इम्प्रूव बाय स्ट्रेनिंग, जो फ्लो है वो, जो यूरिन की स्ट्रीम है वो एकदम पतली आएगी, एकदम छोटी आएगी, बराबर, और हमको लगेगा कि थोड़ा और स्ट्रेन करें, लेकिन फिर भी वो इम्प्रूव नहीं होती है। ड्रिबलिंग आफ्टर मिक्चुरेशन, यूरिन पास करने के बाद भी थोड़ा बहुत ड्रिबलिंग ज़्यादा होगा। इंटरमिटेंट स्ट्रीम, इट स्टार्ट एंड स्टॉप, क्योंकि यूरिन थोड़ा जो कंप्रेस हुआ है यूरेथ्रा वो थोड़ा रिलैक्स होगा, वापस कंप्रेस होगा, रिलैक्स कंप्रेस होगा, तो उसकी वजह से इंटरमिटेंट स्ट्रीम आती है, स्टार्ट हो जाएगी तो स्ट्रीम आती है और ड्रॉप पड़ते हैं, वो दोनों डिफरेंट है। सिर्फ जो ड्रॉप आता है यूरिन के दैट इज़ ड्रिबलिंग, ठीक है, जो स्ट्रीम आती है वो थोड़ी स्ट्रीम आई बाद में वापस बंद स्टॉप हो गई, थोड़ी स्ट्रीम आई वापस स्टॉप हो गई, दैट इज़ इंटरमिटेंट स्ट्रीम। पुअर ब्लैडर एम्प्टिंग, पेशेंट को उसकी फील आएगी कि मेरा ब्लैडर एम्प्टिंग नहीं हुआ है। एंड फीलिंग ऑफ नियर रिटेंशन, जो नॉर्मल जो होता है उसमें ऑलमोस्ट अगर अम्बिलिकस तक भी अगर डिस्टेंडेड हो गया ब्लैडर तब भी मतलब तब तक हो सकता है कि उसको रिटेंशन हो, उसकी वजह से हुआ हो, लेकिन पेशेंट को क्या होगा कि आधा ब्लैडर भी भरा होगा और पेशेंट को ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो मतलब मुझे रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है, बराबर, पेशेंट को लगेगा कि मेरा यूरिन बंद हो गया है, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ नियर रिटेंशन होगा बिकॉज ऑफ द वॉइडिंग जो होता है वो नहीं हो रहा है ठीक से, इसलिए। तो हेजिटेंसी बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट यूरेथ्रा, पुअर यूरिनरी फ्लो नॉट इम्प्रूव बाय स्ट्रेनिंग, ड्रिबलिंग आफ्टर मिक्चुरेशन, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, पुअर ब्लैडर एम्प्टिंग, जो रेसिडुअल यूरिन बन रहा था, जो पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच बताया था मैंने, बराबर, तो वो रीज़न है फीलिंग ऑफ पुअर ब्लैडर एम्प्टिंग। पेशेंट को ऐसा लगता रहेगा कि मेरा एम्प्टिंग ठीक से नहीं हुआ है, और ये एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत यूरिन पड़ा है वो जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का म्यूकोजा एक्सपोज हुआ है यूरिनरी ब्लैडर को, उसको इरिटेट करता रहेगा और उसको लगेगा कि मेरा अभी भी थोड़ा यूरिन बाकी है, ठीक है। तो ये हो गए वॉइडिंग सिम्टम्स, ठीक है। तो स्टोरेज सिम्टम्स, वॉइडिंग सिम्टम्स, उसके बाद दूसरे आएंगे पेन इन सुप्रापुबिक रीजन ड्यू टू सिस्टाइटिस, पेन इन लॉइन ड्यू टू हाइड्रोनेफ्रोसिस, हिमेचूरिया क्यों होता है तुमको पता है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है एक्यूट रिटेंशन के साथ, पेशेंट बोलेगा कि मैंने 2 दिन से यूरिन पास नहीं किया है, बराबर, तो हम पालपेट करेंगे तो पूरा ब्लैडर अम्बिलिकस तक एक्सपांड होगा, हम फॉलिस करेंगे तो मे बी फॉलिस ना भी जाए, क्योंकि जो यूरेथ्रा वो कंप्रेस्ड है, तो उसकी छोटी साइज़ का यूरेथ्रा फॉलिस कैथेटर करो, लेकिन अगर वो भी ना जाए तो फिर सुप्रापुबिक सिस्टोस्टोमी करनी पड़ती है ऐसे पेशेंट को। तो पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरेथ्राइटिस because of the inflammation, stone in the bladder, and fever and chills and burning micturition. Fever, chills and burning micturition क्यों होगा? Because of the storage of the urine. कहीं पे भी स्टोरेज अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो उसको इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से फीवर एंड चिल्स आएंगे और बर्निंग मिक्चुरेशन होगा। एंड बिकॉज ऑफ द स्टोरेज, जब कभी
कोई भी लिक्विड पड़ा रहता है तो वहाँ पे स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके अदर सिम्टम्स है। मेनली जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो पेशेंट यही लेके आते हैं कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, स्टोरेज सिम्टम्स, वॉइडिंग सिम्टम्स, पेन एंड हीमेचूरिया, ठीक है। और कभी कभी पेशेंट में प्रेजेंट होता है एक्यूट रिटेंशन के साथ। पेशेंट को पता नहीं होता कि ऐसा मुझे कुछ हो रहा है। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो टेंडरनेस इन द सुप्रापुबिक रीजन बिकॉज ऑफ द सिस्टाइटिस, पाल्पेबल एनलार्ज ब्लेडर एंड पाल्पेबल मास इन द लॉइन, जो राइट और लेफ्ट लंबर रीजन है उसमें जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा वो दोनों तरफ होगा, किसी एक तरफ नहीं होगा। तो दोनों तरफ के जो किडनी है वो एनलार्ज हो जाएंगी। बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से दोनों तरफ हमको पाल्पेबल मास मिलेगा जो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। ऑन पर रेक्टल एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, वी कैन पाल्पेट द एनलार्ज प्रोस्टेट। जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होता है, पेशेंट को बोलो यूरिन पास करके आए, जितना पास हो उतना पास करके आए। और उसके बाद हम अगर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे उसका दूसरा नाम है DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DRE। तो उसमें हमको एनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो पाल्पेट होगा। अब हम इसका इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे, तो मोस्टली हम करवाएंगे सब पेशेंट जब आए हमारे पास हीमेचूरिया के साथ, 60 ईयर एज है, तो कोई भी हीमेचूरिया होता तो हमको सस्पेक्ट करना पड़ता है कि मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो इसलिए हमको करवानी है यूरिनरी माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, सीरम क्रिएटिनिन, दोनों तरफ हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो किडनी काम नहीं करेगी ठीक से, तो यूरिन जो हमारा सीरम क्रिएटिनिन है वो बढ़ जाएगा। सीरम क्रिएटिनिन विल इंक्रीज। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन, इसमें हमको पता चलेगा किडनी की साइज़, प्रोस्टेट की साइज़ और इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, PURU नहीं लेकिन PVRU है, पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन, ठीक है। तो पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन जो है वो हम मेज़र कर सकते हैं। पहले सोनोग्राफी करो, उसके बाद पेशेंट को बोलो कि यूरिन पास करके आओ, यूरिन पास करने जाएगा, उसके बाद फिर से हम सोनोग्राफी करेंगे तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे और भी यूरिन पड़ा है। यूरोफ्लोमेट्री करवाएंगे, जिसमें अगर यूरिन का फ्लो का रेट लेस देन 10 ml पर सेकंड है दैट इज़ सिग्निफिकेंट। प्रेशर फ्लो स्टडी करवाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर की प्रेशर की वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा तो मोर देन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होगा तो दैट इज़ पैथोलॉजिकल। PSA दैट इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एनाटॉमी के साथ ये भी एक तुमको बता दिया था कि PSA क्या होता है, ठीक है। अब ये एक सोनोग्राफी की पिक्चर है, तो ये जो थोड़ा ब्लैक ये जो है वो पूरा यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो दिख रहा है ये प्रोस्टेट का जो मीडियन लोब है वो एनलार्ज होके अंदर प्रोजेक्ट हुआ है। और ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो मैंने पहले तुमको फिगर दिखाई थी उसके साथ कोरिलेट करोगे तो ये है पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच, दैट इज़ रीज़न फॉर द पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन, ठीक है। तो ये जो थोड़ा ब्लैक दिख रहा है वो पूरी ब्लैडर की कैविटी है, ठीक है। उसमें ये पूरा यूरिन भरा पड़ा है। ये पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच, ये प्रोस्टेट, ठीक है। और ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला पोर्शन दैट इज़ इंट्रावेसिकल प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वो एक्सपोज हुई है, वो है, ठीक है। और ये मीडियन लोब अंदर प्रोजेक्ट हुआ है ब्लैडर की वॉल में। तो ये तुम जो फिगर बताई थी और सोनोग्राफी की ये फ़ोटो है वो तुम कोरिलेट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन कैसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक सिस्टोस्कोपिक फ़ोटो है ये वाली, जिसमें हमको ये ट्राबेकुलेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। और ये स्टोन है,
जो एक्सरे में दिख रहे हैं। दूसरा क्या क्या करवा सकते हैं, दैट इज सिस्टोस्कोपी, क्योंकि यूरेथ्रा कंप्रेस्ड है तो सिस्टोस्कोपी जो है वो डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। ट्रस प्लस बायोप्सी, ट्रस दैट इज ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, जो सोनोग्राफी का प्रोब है उसको हम एंटर करेंगे रेक्टम में। रेक्टम में एंटर करने के बाद जो हम पाल्पेट करते थे फिंगर से प्रोस्टेट को, उसकी हम सोनोग्राफी करेंगे और उसके साथ हम उसकी बायोप्सी भी लेंगे। एक प्रोस्टेटिक बायोप्सी की गन आती है, उससे 10 चिप्स लेना ज़रूरी है। अलग अलग जो भी पाल्पेट होता है हर जगह से 10 चिप्स लेनी है प्रोस्टेटिक बायोप्सी में। तो सिस्टोस्कोपी एंड ट्रस प्लस बायोप्सी, आईवीपी आईवीयू करवाएंगे, दैट इज़ इंट्रा वेनस यूरोग्राफी। बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हमको पता चलेगा कि कितना हुआ है, हाइड्रोमीटर पता चल जाएगा। दूसरा हम करवाएंगे एसिड फॉस्फेटेज, जो हमने लास्ट टाइम तुमको बताया था कि एसिड फॉस्फेटेज जो है वो भी एक एंजाइम है। एंड करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिस्टर्बेंस कभी कभी हो सकता है, तो ये भी एक करवाना ज़रूरी है। सिस्टोस्कोपी, ट्रस प्लस बायोप्सी, आईवीयू, एसिड फॉस्फेटेज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड मेनली हमारा ये है यूरिन माइक्रोस्कोपी, यूरिन सीएस, सीरम क्रिएटिनिन, यूएसजी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रेशर फ्लो स्टडी एंड पीएसए। ठीक है, अब इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, हमने इसके गॉज जो भी होता है वो कैसे होता है वो देखा, उसकी हमने पैथोलॉजी देखी, क्लिनिकल फीचर्स देखे, उसके इन्वेस्टिगेशंस देख लिया। बाद में मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो जब पेशेंट एक्यूट रिटेंशन के साथ आता है तो इट रिक्वायर्स कैथेटराइजेशन। पॉलिश कैथेटर डाल देंगे, यूरिन पास हो जाएगा, उसके बाद सब जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो बाद में आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, इफ़ कैथेटर नॉट able to pass then we have to do SPC, that is suprapubic cystostomy। बराबर, डायरेक्टली हम एक स्टोमा बना देंगे बाय यूजिंग SPC ट्रोकर एंड कैन्यूला और उस पर कैथेटर डाल देंगे। वो मैं SPC तुमको ब्लेडर में कैसे करते हैं वो मैं तुमको ब्लेडर के चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, तो SPC करना पड़ेगा, दैट इज सुप्रापुबिक सिस्टोस्टोमी। इमरजेंसी में पेशेंट ऐसा आया, पॉलिश कैथेटर कर दो, अगर नहीं पास हुआ तो डायरेक्टली SPC कर दो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, अगर रप्चर हुआ ब्लीडर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट कुछ सिम्टम्स के साथ आते हैं, वॉइडिंग सिम्टम्स है, स्टोरेज सिम्टम्स है, बाद में हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, हमको पता चला कि भाई इसका तो BPH है, तो हम 2 तरह के रास्ते, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल में पहले आएगा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दैट इज अल्फा-1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। जिन जिन पेशेंट में रेसिडुअल यूरिन जो होता है वो लेस देन 150 ml होता है, अगर 150 से ज़्यादा 150 to 200 होता है तो उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन जिसमें 150 से कम होता है तो उसमें हम कंजर्वेटिव ट्रायल दे सकते हैं। यूरिन का फ्लो जो है वो मोर देन 50 ml पर सेकंड है, बराबर, तो इसमें हम कंजर्वेटिव ट्रायल दे सकते हैं। अगर उससे कम है, बराबर, तो हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। जो प्रोस्टेट है उसकी सोनोग्राफी में हमको उसका वेट पता चलता है बाय द मेजरमेंट ऑफ द लोब कि 40 ग्राम के लेस देन 40 ग्राम का प्रोस्टेट है। ठीक है, तो उसमें हम कंजर्वेटिव ट्रायल दे सकते हैं। ठीक है, यूरो फ्लो रेट अगर 15 से कम होगा, बराबर, तो हमको सोचना पड़ेगा कि भाई ये फ्लो बहुत कम है, उसको हमको सर्जरी करनी पड़ेगी, बराबर। रेसिडुअल यूरिन अगर 150 से कम है तो वी कैन ट्रायल के कंजर्वेटिव से आ जाएगा। अगर 150 से ज़्यादा अगर रेसिडुअल यूरिन है तो हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रोस्टेट का जो वेट है वो 40 ग्राम से ज़्यादा होगा तो हमको सर्जरी करनी पड़ेगी।
एंड उसको बैक प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। बैक प्रेशर इफेक्ट मतलब हाइड्रोवेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये अगर डेवलप नहीं हुआ है तो वी कैन ट्राई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। उसमें हम देंगे अल्फा ब्लॉकर। वो क्या करेंगे, तो इनहिबिट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो ब्लेडर का नेक जो है, जो ऐसे बंद हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, वो थोड़ा रिड्यूस होगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा एंड पेशेंट का जो ब्लड यूरिन का फ्लो है वो इम्प्रूव होगा। दैट इज़ अल्फा ब्लॉकर। उसमें शॉर्ट एक्टिंग आएंगे प्राजोसिन, इंडोरेमिन, लॉन्ग एक्टिंग आएंगे टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन। ये अल्फा ब्लॉकर है, वो तो हर तरह वो एक्शन करेंगे, लेकिन उसके जैसा एक आता है सिलेक्टिव अल्फा 1A ब्लॉकर, दैट इज़ टेम्सुलोसिन 0.2 to 0.4 मिलीग्राम OD फॉर 12 वीक्स। रिलैक्स इंटरनल स्पिंक्टर एंड बेटर ड्रेनेज, जो इंटरनल स्पिंक्टर है उसको रिलैक्स कर देंगे। तो ये जो होगा अल्फा ब्लॉकर, वो क्या करेंगे कि प्रोस्टेट की साइज़ जो है उसको ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो वॉइडिंग सिम्टम्स है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। पेशेंट को यूरिन पास हो जाएगा, हमको अल्टीमेटली क्या करना है, यूरिन एम्प्टी करना है। तो पेशेंट को जो सिम्टमेटिक रिलीफ होगा, जो एनलार्ज प्रोस्टेट है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स। ठीक है, तो ये ड्रग लेने से अगर पेशेंट पूछेगा कि ये ड्रग लेने से मेरी प्रोस्टेट छोटी हो जाएगी, तो तुमको ये समझाना है कि भाई प्रोस्टेट की साइज़ कम नहीं होगी, तुमको जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ये जो है वो एक काम कर सकता है कि जो ग्लैंड होती है उसका श्रिंकेज कर सकता है अप टू 25%। अल्फा ब्लॉकर थी वो साइज रिड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, इट इनहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो दैट इज़ 5 टाइम्स मोर पोटेंट टू द टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज है वो एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। तो जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरप्लाजिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फिनास्टेराइड 5 मिलीग्राम डेली। इट प्रिवेंट्स हाइपरप्लाजिया ऑफ ग्लैंड एंड कॉज श्रिंकेज ऑफ द ग्लैंड अप टू 25%। पूरी की पूरी श्रिंकेज नहीं होगी, लेकिन 25% तक वो श्रिंकेज कर सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरप्लाजिया करता है, उसको हम बनने नहीं देंगे बाय यूजिंग द 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। 5 अल्फा रिडक्टेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये फिनास्टेराइड जो है वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, वो देंगे तो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा और हाइपरप्लाजिया ऑफ ग्लैंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये ड्रग जो है वो श्रिंकेज कर सकती है, फिनास्टेराइड। जो अल्फा ब्लॉकर थी वो नहीं कर पाएगी। अब इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या होती है कि एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, क्रोनिक रिटेंशन, PVRU मोर देन 200 ml, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफस्टाइल, कॉम्प्लिकेटेड केस मतलब इन्फेक्शन हुआ है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, हिमेचूरिया स्टोन, रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ है एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिकल थेरापी, तो ऐसे पेशेंट में हमको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो सर्जरी में 2 ऑप्शन है, एक तो ओपन सर्जरी है और एक एंडोस्कोपिक है। इसकी सर्जरी में तुमको सिर्फ उसके नाम याद रखने हैं और वो सर्जरी में क्या करते हैं वो थोड़ा बहुत तुमको पता होना चाहिए, बराबर। बाकी सर्जरी में डिटेल आपको नहीं पूछेंगे। TURP दैट इज़ ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ओपन सर्जरी में 2 तरह के 3 या 4 तरह की है, उसमें से 3 तरह की यूज़ होती है, एक जो और एक है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। जो प्रोस्टेट है उसको निकालने का, ठीक है, ये प्रोस्टेट है, तो एक तो हम क्या करेंगे कि ये रूट से जाएंगे, बराबर। जो ब्लेडर है, ब्लेडर की वॉल को ओपन करेंगे,
यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ से जो भी मीडियन लोब एनलार्ज हुआ है यहाँ पे इंसिजन मार के वो उसको एन्यूक्लिएट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इंट्रावेसिकल अप्रोच। ठीक है, दूसरा आएगा कि हम एक्स्ट्रा पैराटोनियल अप्रोच से जाए और डायरेक्टली यहाँ से प्रोस्टेट की ग्लैंड को निकाल लें। ठीक है, तीसरा एक है पेरिनियल अप्रोच, लेकिन वो अभी ऑब्सोलेट हो गए, वो अभी यूज़ नहीं करते, तुमको सिर्फ नाम याद रखना है उसका। तो ये दो ऑप्शन में पहला है हमारा इंट्रावेसिकल ट्रांसवेसिकल प्रोस्टेटेक्टमी, उसका नाम है फ्रेयर्स प्रोस्टेटेक्टमी। फ्रेयर्स नाम का जो सर्जन था उसने इन्वेंट किया था। ओपन द ब्लेडर, एन्यूक्लिएट द प्रोस्टेट विथ फिंगर्स इन यूरेथ्रा, क्लोज द ब्लेडर एंड अप्लाई अगेन 3 ड्रेन थियरी। 3 ड्रेन थियरी क्या थी, मैंने तुमको ब्लेडर में बताया था। 3 ट्यूब रखनी है, एक SPC दैट इज सुप्रापुबिक कैथेटर, एक होगा जो ब्लेडर के बाहर का स्पेस है वहाँ पे हम रखेंगे एक ड्रेन, और तीसरा एक फॉलिस कैथेटर। ये 3 कैथेटर 3 तरह की ट्यूब रखेंगे, और बाद में कौन कौन सी कब कब निकालनी है मैंने तुमको ब्लेडर के रप्चर में और ब्लेडर के जो भी चैप्टर था उसमें बता दिया है, तो आज हम वो डिस्कस नहीं करते ज़्यादा। लेकिन जो 3 ड्रेन थियरी है वो फिर से अप्लाई करनी है। ठीक है, और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि जो नीचे का फॉलिस ब्लेडर है वो 3 वे लगाएंगे। 3 वे का एक कैथेटर आता है, उसमें हम क्या करते हैं, इरिगेशन भी कर सकते हैं और सक्शन भी कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो फॉलिस उसका जो बल्ब होता है, जब हम प्रोस्टेट निकाल देंगे तो ये ऐसा स्पेस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि फॉलिस डाल देंगे ऐसे, और उसका जो बल्ब है उसको ऐसे एनलार्ज बल्ब को फुला के वहाँ पे प्रेस कर देंगे, ताकि यहाँ पे ब्लीडिंग होगा वो प्रेशर की वजह से बंद हो जाएगा। 2-3 दिन तक ऐसे खींच के रखेंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन अप्लाई 3 ड्रेन थियरी। जो हम कौन सा ड्रेन कब निकालेंगे वो बाद में जो उसकी जो हमने सर समझा तो उसके जैसे निकाल देना है। व्हेन मोर देन 100 ग्राम प्रोस्टेट प्लस स्टोन इन द ब्लेडर, जब स्टोन भी होता है ब्लेडर में और साइज़ उसकी मोर देन 100 ग्राम होगी तो ट्रांसवेसिकल प्रोस्टेटेक्टमी ही करनी पड़ती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये ब्लाइंड प्रोसीजर है, हेमरेज हो सकता है, और ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रिक्चर है, स्ट्रिक्चर ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर हो सकता है। ठीक है, दूसरा है रिट्रोपुबिक प्रोस्टेटेक्टमी दैट इज मिलिन्स प्रोस्टेटेक्टमी। पहली वाली फ्रेयर्स थी, ये मिलिन्स है। एक्स्ट्रा पैराटोनियल अप्रोच, ब्लेडर इज नॉट ओपन, सेपरेट द प्रोस्टेट फ्रॉम द प्यूबिक बोन एंड रिमूव द एनलार्ज लोब। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ड्रेन रखेंगे बाहर वाला, जो रिट्रोपुबिक स्पेस में रखेंगे। ठीक है, पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टमी है, ये है यंग्स प्रोस्टेटेक्टमी, ये अब यूज़ नहीं होता है। तो तुमको ये सिर्फ अगर पूछे कि ये नाम याद रखना है, यंग्स प्रोस्टेटेक्टमी दैट इज़ पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टमी। पेरिनियल अप्रोच से जाते थे और फिर निकाल देते थे प्रोस्टेट को, ये अभी ऑब्सोलेट हो गया है, नहीं यूज़ करते। उसके बाद अब आएगा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर दैट इज़ TURP, मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज, दैट इज़ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। रिसेक्टोस्कोप आएगा, वो हम पास करेंगे, जो सिस्टोस्कोप होता है उसके जैसा ही होता है। हमको अंडर विज़न पूरा ब्लेडर दिखे, प्रोस्टेट ग्लैंड का मीडियन लोब जो एंडार्ज हुआ है वो दिखेगा। तो कांस्टेंट इरिगेशन ऑफ वाटर और ग्लाइसिन का कांस्टेंट इरिगेशन और सक्शन होता रहेगा। ये तुम देखोगे कभी ISOT में, तो यूरो सर्जरी में ये जब यूज़ होता है तो कॉन्स्टेंटली सक्शन और इरिगेशन कंटिन्यूस चालू रखना पड़ता है। ठीक है, जब हम स्कोप डालते हैं तब प्रोस्टेट रिसेक्शन विथ इन मल्टीपल पीसीस अप टू वेरुमोंटेनम, जो वेरुमोंटेनम होता है उसके बाद नीचे एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। तो वेरुमोंटेनम तक का जो भी हमारा लोब एनलार्ज है वो हमको निकाल देना है बाय यूजिंग जो नाइफ़ होती है उसकी, वो रिसेक्टोस्कोप की नाइफ होती है, उससे पूरा जो चिप्स होती है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अंडर विजन होता है ये पूरा। ठीक है, TURP
ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, एडवांटेज क्या है उसका? अर्ली रिकवरी, स्मूथ एंड रैपिड रिकवरी। इनकंटिनेंस आफ्टर सर्जरी बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि उसमें जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों डैमेज नहीं होते। जो ओपन सर्जरी है उसमें इंटरनल स्फिंक्टर डैमेज हो सकते हैं, तो इनकंटिनेंस बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि TURP सिंड्रोम, उसमें जब हम इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ करते हैं तो वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है। इसके लिए ग्लाइसिन यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो सकता है इसमें भी, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंटेशन किया है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बन सकता है। तो तुमको ये कैसे करते हैं वो तुमको अभी पता नहीं चलेगा, बराबर, एक बार देखोगे तभी पता चलेगा। लेकिन तुम सिर्फ याद रखो कि ट्रांस यूरेथ्रा में से हम डालेंगे रिसेप्टोस्कोप, जो भी हमारा लोब एनलार्ज है वो उसको 10 थोड़े थोड़े पीसेस में निकाल लेंगे नाइफ के साथ। ठीक है, अप टू वेरुमोंटेनम से नीचे नहीं आना है। ठीक है, वेरुमोंटेनम क्या है वो तुमको मैंने एनाटॉमी में बताया था। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस जो है, जो सर्जरी करेंगे हम ओपन सर्जरी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? हेमरेज, सेप्सिस, इनकंटिनेंस, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर डैमेज हो जाएगा, इसमें इम्पोर्टेंस भी हो जाएगा, ब्लेडर नेक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है ओपन सर्जरी की। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हम TURP यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, न्यूअर ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, जैसे होल्मियम याग लेज़र है और इंट्रा यूरेथ्रल स्टेंट्स है। जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कंप्रेस हुई है वहाँ पे एक स्टेंट रख देंगे, और जब पेशेंट अनफिट फॉर सर्जरी होता है तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये न्यूअर ट्रीटमेंट से होल्मियम याग लेज़र, ये लेज़र से वो पूरा एब्लेशन कर देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का, और इंट्रा यूरेथ्रल स्टेंट्स, ये न्यूअर मोडालिटीज़ है। तो हमारी ओपन सर्जरी, TURP, लेज़र एंड इंट्रा यूरेथ्रल स्टेंट्स, ये 4 हमारी मेन ट्रीटमेंट है। सब ट्रीटमेंट हमको पता होनी चाहिए। कैसे करते हैं वो डिटेल नहीं पता होगा तो चलेगा, लेकिन नाम याद रखो। ठीक है, अब ये प्रोस्टेट हमारा उसका एक बड़ा टॉपिक था, और उसके बाद अब एक टॉपिक रह गया है प्रोस्टेट में, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, वो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। तो ये BPH बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एनलार्जमेंट होता है, सिम्टम्स आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो तुम कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।